मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दोगे तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अपने खून से लिखा था भारत माता की जय। जैसे कि मुस्लिम समाज को भाजपा के खिलाफ भड़काया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे एक अभियान चलाए होते हैं, कुछ लोग जो है वीडियो तक बनाकर डालते हैं। आप लोग इन सब चीजों पर क्यों आवाज नहीं उठाते कि मुसलमान बीजेपी से जुड़ना नहीं चाहता है? नहीं नहीं, ये नहीं, गलत कह गए आप। डर खौफ लगता है उसको। अभी धमाकेदार उपस्थिति बरेली से मुस्लिम समाज की भारतीय जनता पार्टी में होगी। मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दोगे तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये बात कही थी पार्लियामेंट में 2016 में असदुद्दीन ओवैसी ने। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही ने अपने खून से लिखा था भारत माता की जय। और खास बात यह है, ये सिपाही एक मुसलमान था। जी हां, एक वाकया और सुनाने जा रहा हूं। ये वाकया है 1998 का, जब कल्याण सिंह की सरकार गिरा दी गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे। उस वक्त इसी मुस्लिम सिपाही ने, बीजेपी के मुस्लिम सिपाही ने कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। यह बात जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी को पता चली, उन्होंने बुलाकर कहा कि आवेश में कोई ऐसा कदम नहीं उठा लेना। ऐसे बहुत सारे वाकये हैं जिसका जिक्र किया जाएगा। हमारे साथ हैं अनीस अहमद अंसारी साहब, और पूर्व प्रदेश मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष हैं बरेली के। अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। किस्से बहुत हैं अनीस भाई आपके, और उन किस्सों के बारे में सुनूंगा, लेकिन सबसे पहले पॉलिटिक्स की ही बात शुरुआत करते हैं कि कहां से शुरुआत हुई आपकी और आप कब से बीजेपी से जुड़े? देखिए, वैसे तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं पैदाइशी भाजपाई हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा ना कभी किसी पार्टी की तरफ उस नज़र से देखा ना समझा। रीति नीतियाँ समझ में आई पार्टी की, इसीलिए पार्टी से हम बचपन से ही जुड़ा रहा। जब हम छोटे से थे 89, जिस समय पर पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की मात्र जी 2 लोकसभा सीटें हुआ करती थी जी। उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं मतलब वोटर भी नहीं बना था तब। अच्छा। और मेरी मूछें भी नहीं निकली थी जी। उस समय। हम भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर चिपकाते थे, रिक्शा चला करता था, उस पर आगे लाउड स्पीकर लगा के जिंदाबाद बोला करते थे, जीतेगा भाई जीतेगा, फूल वाला जीतेगा। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। छोटे छोटे पदों पे जो जिम्मेदारियां मिलती गईं, युवा मोर्चा का मैं जिले तक पदाधिकारी रहा, सेंट्रल में पदाधिकारी रहा, स्टेट में पदाधिकारी रहा। पार्टी ने जिम्मेदारी दी महानगर अध्यक्ष की शीर्ष नेतृत्व ने, तो उसे निभाने के लिए आज मैं हूं और भाजपा का हमेशा से ही रहा हूं। जैसे कुछ ऐसे किस्से हैं जिनका हमने अभी जिक्र भी किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जितने भी लोग हैं, हमने आपके लेटर्स भी देखे हैं, सब लोग बहुत अच्छी तरह से आपको पहचानते हैं। वो जो पुरानी चीज़ें हैं कुछ जो लेटर में भी हैं और जो जिक्र किया गया, जैसे असदुद्दीन ओवैसी का मैटर हुआ, या 1998 में जिस तरह से आपने जो है अपने बयान दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी तक को ने भी नोटिस किया था इन सब चीज़ों को, उनका थोड़ा सा जिक्र करें, क्या था? देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल्ली जंतर मंतर पे आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर के खिलाफ माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार को गिराने के उपलक्ष्य में बैठे थे वो। वहाँ हम भी धरने पे बैठे। मीडिया वालों को देख के और माननीय अटल बिहारी, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब आमरण अनशन पे बैठ सकते हैं जी। बड़ी अफसोसजनक स्थिति थी। उनके बयान, उनकी विचारधारा, उनकी बातें सुन के माननीय अटल जी की हमें भी जोश आया। हमने भी सोचा कि हम ही क्या करेंगे जब हमारे शीर्ष नेतृत्व आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो हमने मीडिया के सामने हमने कह दिया कि भाई अगर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभी मांगें ना मानी गई तो हम आत्मदाह कर लेंगे। तो उस समय हमें वहाँ के प्रशासन ने 3-4 दिन नज़रबंद रखा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने वहीं धरना स्थल पर ही हमें बुलवा के हमसे, हमारी पीठ पे हाथ रख के हमसे कहा था कि अभी तुम्हें देश के लिए बहुत कुछ करना है, पार्टी के लिए बहुत कुछ करना है, और भावावेश में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे नुकसान हो।
सब कुछ देखना है, पार्टी भी देखनी है, परिवार भी देखना है और देश भी देखना है। बहुत अच्छा लगा, आज भी वो चीज़ याद आती है, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस शख्सियत की, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद करके। उसी तरह से आगे बढ़ते गए। सन 2003 में, आपकी जानकारी में एक बात दिला दूं, जी 2003 में मैंने आरएसएस में ओटीसी की थी। जी। उस समय उत्तर प्रदेश का मैं इकलौता मुस्लिम अच्छा जिसने आरएसएस में ओटीसी की थी, जी जिसको बहुत बड़ी बात माना जाता है। हम्म। ओटीसी में पूरी नहीं कर पाया था। जी उस समय बीच में एक दिन के लिए मुझे जी। घर, मैं ओटीसी थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में जी। एक ट्रेनिंग होती है। अच्छा एक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होती है, मतलब आम भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। जी एक ट्रेनिंग होती है, उसके तहत जो संघ की शाखाएं लगती हैं उसमें सब कुछ नियम कानून सीखे जाते हैं, जी सब कुछ होता है। देशभक्ति अगर कहीं से पैदा होती है तो वो आरएसएस से। अच्छा। मैंने ये सीखा। और जो संघ आरएसएस से जुड़ा होगा वास्तव में, वो मुझे नहीं लगता कि देश से और देश की विचारधारा से अलग जाए। अच्छा एक बात जी अनीस भाई तो जी उस समय पर ओटीसी में एक दिन के लिए मुझे अपने घर जाना पड़ा, जी। तो वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मेरे घर पे मुझ पे पथराव कर दिया था। अच्छा पूरे उत्तर प्रदेश में क्या नेशनल चैनलों पे वो चीज दिखाई गई थी, इकलौता मुस्लिम। तो ये चीजें बहुत सी ऐसी हैं जो यादें बन के रह गई। अच्छा एक बात तो है, क्योंकि ओटीसी की बात ही आ रही है, अक्सर हम देखते हैं कि कहा जाता है आरएसएस में जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमने सुना, क्योंकि अब जब आप ये चीज़ कह ही रहे हैं तो उसका सामने आना भी चाहिए। एक मुस्लिम युवक ओटीसी यानी ट्रेनिंग लेता है, जबकि कहा जाता है मुस्लिमों के खिलाफ वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार चलाना सिखाए जाते हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं? अब आप बता सकते हैं। देखिए, अब मैं आपके बारे में कुछ गलत सुनता रहूं, जी सुनाने वाला कौन है? वो आप में से ही कोई होगा। सुना, आप कोई गलत सुनाता रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज में सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, ये दल, वो दल, ये सारे लोग इकट्ठे होके, सब इकट्ठे होके एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बहकाते हैं कि भारतीय जनता, जैसे बच्चे के लिए बहकाते हैं ना कि बेटा आग से दूर रहना, ये हुआ है। इसी तरह ये अन्य दलों के लोग मुस्लिम को भाजपा के प्रति भड़काते हैं। ये तो अनर्गल बात है, जैसे कि मुस्लिम समाज को भाजपा के खिलाफ भड़काया जाता है, इसी तरह कुछ लोग, एक सूत्रीय कार्यक्रम है सबका। ये पिछली बार गठबंधन भी हुआ और इस बार भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं गठबंधन करके सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही क्यों हराओ। भाई क्यों हराओ? क्योंकि इन लोगों की दाल नहीं गल रही। सर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग के मामले सामने आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे एक अभियान चलाए होते हैं, कुछ लोग जो है वीडियो तक बनाकर डालते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। आप जैसे पदाधिकारी एक मुसलमानों की एक आवाज़ हो सकते हैं, आप लोग इन सब चीज़ों पर क्यों आवाज़ नहीं उठाते, ताकि वो लोग जो पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ, आपके खिलाफ मुसलमानों को भड़काती हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं, ताकि आप ही के फेवर में आ जाए। तो अगर कोई चीज इस तरह की हमारे सामने आती है कि ये चीज गलत है, समाज के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं, करते हैं। हम लोग खुद संबंधित अधिकारी से बात करते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं और कराएंगे। यानी कहा जाए कि जिस तरह के इस तरह के विजुअल सामने आते हैं, वीडियो सामने आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा, बिल्कुल होती है। अनीस भाई, आपके बारे में मैं देखूं, पहले आप प्रदेश मंत्री रहे और अब आप जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, बीजेपी की। सर ये डिमोशन कैसा? नहीं, इसे डिमोशन नहीं कहेंगे। और फिर और बताऊं आपको प्रदेश मंत्री से पता है, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूं। अच्छा। उसके बाद मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं उत्तर प्रदेश स्तर पर ही काम करना चाहूंगा। अच्छा। तो मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा मैं। उस समय पांचाल क्षेत्र हुआ करता था, उसका क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा मैं। जी जी। और प्रदेश मंत्री रहा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में उत्तर प्रदेश का। आज महानगर अध्यक्ष इसलिए बनाया गया मुझे कि अब से पहले मेरी नियुक्ति से पहले अब तक करीब 5 या 6 महानगर अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में, परंतु वहां सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष के अलावा टीम भी नहीं बन पाई। अच्छा। आज आपकी दुआ से, भाजपा के कहना चाहिए कि कामों की वजह से, हम लोगों की मेहनत की वजह से आज पूरे महानगर बरेली में भारतीय जनता पार्टी से हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज जुड़ा है। अच्छा। मुझे इस काम के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को मैं अच्छे से पूरी कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पर, अभी जो पिछले चुनाव गए हैं
बीते चुनाव की आप लिस्ट उठा के देखिए कौन से कि विधानसभा, लोकसभा, कौन से नगर निगम के नगर चुनाव निगम की? जी नगर जी निगम के चुनाव में जी। हर मुस्लिम बूथ से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। हम्म, ये मेरी भी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस कारण से मुझे बनाया गया था, यहाँ महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। अपनी कसौटी पे मैं खरा उतरूंगा और पार्टी नेतृत्व जो है किसी को कहीं अगर एडजस्ट करता है, कोई दायित्व देता है तो बहुत सोच समझ के देता है। मुझे बहुत सोच समझ के महानगर अध्यक्ष बनाया गया, जिससे कि मैं महानगर की कमान बहुत अच्छे से संभाल सकूं और कार्यकर्ताओं का और बड़े नेतृत्व का दिशा निर्देश प्राप्त करके उन चीजों को लागू कर सकूं जो हमारा संगठन कहता है। आपने पार्टी के लिए बहुत काम किया। आपने कहा वोटर्स भी, मुस्लिम वोटर्स भी बढ़ गए। सर, आप अब जो है महानगर अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। एक बात समझ नहीं आती, आप लोग जो हैं इस स्तर पर, जैसे कि एक कहें ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं पार्टी के, लेकिन हम देखते हैं सरकारें बनती हैं, चाहे तो ऐसे उसमें निगम होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारी जगह आपको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, लेकिन आप लोग को नहीं दी जाती हैं, बल्कि कोई ऊपर से आता है, पैराशूट से आता है और उसको जो है एक जिम्मेदारी दी जाती है। आप लोगों को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है, आपको नहीं लगता है? नहीं, उसमें पार्टी हाईकमान को कहीं ना कहीं उनमें कुछ अच्छाइयाँ लगती होंगी और रही बात हम लोगों को नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाती है। अब हो सकता है अभी समय ना हो, ऐसी निगम आयोग बोर्ड वगैरह में कहीं हमें जिम्मेदारी देने का अभी समय ना हो। सर, कभी एहसास तो होता होगा, इतनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हो सरकार, कहीं ना कहीं आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए? नहीं, जब अपने देश प्रदेश और अपने महानगर की चिंता जब करते हैं तो इतना समय नहीं मिलता कि कहीं कोई चीज, कहीं कोई फीलिंग्स और आए। सर, आपके आने से अगर देखा जाए तो कितना % मुसलमान वोट बीजेपी की तरफ जा रहा होगा, ये गया है? अभी इस बात पे मैं आपसे कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ 3-3.5 महीना और इंतजार कर लीजिए और आप ही लोग हैं जो सर्वे निकाल के लाते हैं कि किस बूथ से कितना वोट मिला। सबसे बड़ी उपलब्धि पिछले नगर निगम के चुनाव में हमारी ये थी कि यहाँ के एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता, जिनका बूथ टोटल मुस्लिम बूथ है, उस बूथ पे हमें 100 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। आने वाले समय में इस विधानसभा चुनाव में इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ आपसे भी और अपने प्रदेश नेतृत्व से, केंद्र नेतृत्व से, कि बहुत अच्छी उपस्थिति होगी, धमाकेदार उपस्थिति बरेली से मुस्लिम समाज की भारतीय जनता पार्टी में होगी। सर, अभी तो हम लोग सर्वे कर रहे हैं, अभी एक सवाल उसके बाद पूछूंगा, लेकिन एक सवाल यही है कि मुसलमान बीजेपी से जुड़ना नहीं चाहता। सर, आखिर ऐसा क्या है? नहीं, ये नहीं, गलत कह गए आप। ऐसा नहीं है कि मुसलमान जुड़ना नहीं चाहता, डर खौफ लगता है उसको। अभी 3-4 दिन बाद मैं आपको इनवाइट करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग आइएगा। अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगा सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं, जो महानगर बरेली के बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन, कारोबारी, रिक्शा चलाने वाले, होटल चलाने वाले, ठीक है, सैकड़ों की तादाद में भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये तो कुछ लोग गुमराह करते हैं मुस्लिम को। कितना भरोसा करें कि चलिए आप ही की पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं, आप ही को वोट दे देते हैं, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, आप बताएं? नहीं, भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं, मुसलमान सही माने में सुरक्षित ही वहां हैं जहां भाजपा की सरकार है। वरना हर पार्टी ने, कांग्रेस को लीजिए आप, आजादी से लेकर आज तक मुस्लिम को वोट बैंक के अलावा क्या समझा कांग्रेस ने? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप आते हैं तो आप 2 दिन मेरे साथ रहिए, मैं अपने बड़े नेताओं से, पदाधिकारियों से और सरकार में शामिल लोगों से आपको मिलवाता हूं। देखिए, 50 लोगों के बीच से बुलाएंगे कि अनीस इधर आओ, हाँ बताओ कोई काम, सम्मान क्या कम है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप कदम तो बढ़ाएं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ करें तो सही। सर, भारतीय जनता पार्टी आपको 4 कदम आगे चल के गले लगाती है। सर, समस्या यही आती है कि मॉब लिंचिंग के मामले मुसलमानों के साथ होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि दुकान लगा रहे हैं, फ्रूट की दुकान लगा रहे हैं, उस पर हिंदू और मुसलमान भगवा जिस तरह के झंडे लगा दिए जाते हैं कि साहब मुसलमान की यहाँ से ये नहीं खरीदेंगे, ये हिंदू के यहाँ से खरीदेंगे, इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो मुसलमान कहीं ना कहीं खौफ और डर महसूस करता है। वो चाहे किसी समुदाय के हों, तुच्छ विचारधारा के लोग हो सकते हैं वो, वरना हमारे बरेली नाथ नगरी भी कहा जाता है और आला हजरत की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ सभी लोग बड़े प्यार से रहते हैं। और जहाँ रही बात माओ लिंचिंग की, तो कई भगवादारी बाबाओं
के साथ भी तो मारपीट हुई है थी, उस चीज को भी रखना चाहिए। ये इत्तेफाक कहीं हो सकता है, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है कि कौन किसको मारता है, वो अलग बात है कि कौन किस धर्म का मानने वाला है, वो बाद में इन चीजों को जोड़ दिया जाता है अक्सर कि वो ये हुआ कि माओ लीचिंग हुई। ऐसा कुछ नहीं है, जहां हुआ है अगर ऐसा तो वहां कार्रवाई भी बहुत ठोस हुई है। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, डीजल तेल के भाव बढ़ गए हैं, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में जो है वो लोग, चाहे बीजेपी के खुद वोटर्स हों, वो भी नाराज हैं। आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो महंगाई बढ़ी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखा था मैंने आपके चैनल पे जी। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से आम जनता को भी बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे हिंदुस्तान में जो महंगाई की बात आप कर रहे हैं, तो आप ये भी देखिए कि पिछले करीब 1.5-2 साल से महामारी के चलते देश की जनता को काफ़ी नुकसान हुआ है। जहाँ महंगाई बढ़ी है वहाँ ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारी सरकार ने निःशुल्क, बिल्कुल बिना पैसे के पब्लिक को राशन घर घर पहुँचाया। बहुत अच्छी बात है, आपने 5 किलो राशन पहुंचाया। 2,000 रुपए की बात भी आप करते हैं कि दिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हमें नहीं मिले, या 5 किलो अगर आपने हमें राशन पहुंचा दिया उसे भून कर थोड़ी खा लेंगे, इस तरह से लोग कहते हैं। लेकिन 2022 चुनाव आने वाला है, आप कितना सोचते हैं कि अगली सरकार आपकी होगी? 2022 का इंतजार कीजिए आप। अगर चुनाव के समय पे आप लोगों से मुलाकात हुई फिर आपका स्वागत है। बाकी हम अभी आपको बता देते हैं 350 प्लस उत्तर प्रदेश में विधायक हमारे होंगे। सरकार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अनीस भाई, थोड़ा सा बिल्कुल हम इंतजार ही कर रहे हैं और लगातार हम जा भी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। खास बात यह है कि अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी भी यही कहती है 350 प्लस होगी। इस तरह से आप बीजेपी से आप भी कह रहे हैं 350 प्लस होगी। लेकिन सवाल यही है कि जब चुनाव होगा, उस वक्त जब रिजल्ट आएगा, तब हम देखेंगे कि क्या अनीस भाई कह रहे हैं वो बात सच साबित हुई, या जो समाजवादी पार्टी या अपोजिशन कह रहा है वो बात सही साबित हुई। देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अनीस भाई कहते हैं कि उन्होंने काम किया, उनकी पार्टी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है और बेहतर काम हुए हैं, ये अब आपको फैसला करना है। 2022 में अगर बेहतर काम हुए हैं तो क्या आपको रिपीट सरकार चाहिए, बीजेपी की सरकार होगी, या आप बदलेंगे सरकार को? अनीस भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। किसी और शख्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे तीखे भी सवाल होंगे और उनसे संबंधित भी सवाल होंगे। इस तरह से चर्चा जारी होगी नई शख्सियत के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।